अपना प्रीवियस डे के टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो हम लोगों ने कल एक टॉपिक पे बात की थी कि हमारा जो आईटीबीपी के बटालियंस है ना, उसमें कैबिनेट ने 7 नए बटालियंस को ऐड करने की बात की थी। उसके लिए 4800 करोड़ के आसपास दिए जाएंगे एंड दिस कम्स अंडर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्मी, नेवी और जो एयरफोर्स होती है ना, ये एक्चुअली वॉर के लिए होती है सिर्फ। उसके अलावा हमारे पास सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स होती है, जिसमें ये आईटीबीपी भी आता है। एंड इसके अलावा फिर अपना बीएसएफ हो गया एंड सीमा सशस्त्र बल हो गया, एट्सेट्रा होते हैं। 7 होते हैं। सबसे पुराना इसमें असम राइफल्स होता है, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि सीन कि अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से उनको डिफेंड करने के लिए बनाया रहता है। सीआईएसएफ जैसे हो गया, वो इंडस्ट्रीज़ के लिए होता है। पीएसयू जो होती है ना हमारी, जो होती हैं, और जैसे मेट्रो स्टेशन वगैरह होते हैं, एयरपोर्ट्स होते हैं, उनके लिए होता है। तो इनकी स्ट्रेंथ को थोड़ा और सैंक्शन किया जा रहा है। एंड कंसिडरिंग जो चाइना का बॉर्डर है ना, वहाँ पर फर्दर और कोई वल्नरेबिलिटी काम को कोई इशू ना हो, इसलिए। देन रिसेंटली बात की गई थी कि हमारे जो रेलवेज़ होते हैं ना, उसमें फ्रेट यानी कि जो माल गाड़ियाँ होती हैं ना, उनके जो बोगीज़ होती हैं, जो वैगन्स होते हैं, उनको इंक्रीज़ करने की बात की गई थी। हम लोग चाह रहे थे कि जो फ्रेट का ट्रांसपोर्टेशन है ना, अभी 27% है, 2030 तक उसको इंक्रीज़ करके 45% तक कर दिया जाए। तो जो नेशनल पार्टीज़ होती हैं, उनके डोनेशन के अंदर एक राइज देखने को मिला था। अभी एडीआर, जो हमारा एसोसिएशन है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का, उन्होंने कहा कि 2021-22 के अंदर ही 780 करोड़ के आसपास तक का नेशनल पार्टीज़ को डोनेशन आया था। उसमें से 614 करोड़ आया था बीजेपी को एंड 95 करोड़ आया था कांग्रेस को। डिफेंस मिनिस्ट्री स्पेंड करेगी मोस्टली ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। तो जो बजट होगा उसका 75% हमारी इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स, उन पे स्पेंड किया जाएगा। कोविड के जो पेशेंट्स थे ना, उनको 1 साल के बाद भी उनके ऑर्गन्स में डैमेज देखने को मिल रहा था और पता चला था कि मल्टी ऑर्गन इम्पेयरमेंट देखने को मिला 29% लोगों में। तो मैंने कल बताया था कि जिन लोगों को कोविड हुआ उसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक रिकवर हो गए हैं। उनका एक इररिपेयरेबल डैमेज हुआ है उनके बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स को। Then we talked about this indigenous carrier Vikrant will be operational by the year end 2023 के एंड तक। हमारा जो ये विक्रांत जो ना, इंडिजिनस मतलब होता है जो आप अपने देश के भीतर ही उसका निर्माण करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो। तो इस पर रिसेंटली हमारा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसकी लैंडिंग कराई गई थी एंड MiG-29K की भी लैंडिंग कराई गई थी उसकी टेस्टिंग के लिए। तो ये भी कुछ सक्सेसफुल स्टेप्स थे। तो हमारी जो इंडियन नेवी है, इसका कमीशनिंग इसमें कमीशनिंग हो जाएगी इसकी। एंड DRDO ने सक्सेसफुली इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था। जो LCA का जो नेवी का ये जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था ना, इसको IN जो इंडियन नेवल शिप विक्रमादित्य था ना, उसके ऊपर भी किया था DRDO ने। तो अभी हमारा विक्रांत पर हो गया। तो इसमें ट्विन इंजन होने वाले हैं, 45 ट्विन इंजन होंगे, डेक बेस्ड इंडिजिनस फाइटर जेट्स होंगे, 45 जेट्स होंगे 2040 तक। इस पर और भी काम किया जाएगा। हाई कोर्ट ने रिसेंटली बात की थी कि असम के अंदर जो चाइल्ड मैरिज के केसेस आए थे ना, वहाँ पर आपने पॉक्सो एक्ट का किस तरीके से इस्तेमाल किया था। देन कल हम लोगों ने बात की थी एंटिसिपेटरी बेल को लेकर के। 3 तरह की बेल्स होती हैं, एक तो रेगुलेटरी बेल, रेगुलर बेल होती है, इंटरिम बेल होती है, एक होती है एंटिसिपेटरी बेल। तो बेल का मतलब रेगुलर वाली मतलब नॉर्मली कि आपको ऊपर कोई आपको अरेस्ट वगैरह कर लेते हैं तो आप बेल कराते हो, ज़मानत कराते हो, आपको कुछ पैसा फाइन वाइन देना होता है। एक होता है एंटिसिपेटरी कि आपको एक्यूज़ कर दिया गया, आप पे चार्जेस लगाए गए, आपका अरेस्ट हुआ नहीं है, आप उससे पहले बेल लेना चाहते हो, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में मिलने के बीच में अगर कुछ बेल नहीं मिल रही होती तो इंटरिम बेल मिल जाती है। तो इस पर हम लोगों ने थोड़ी बात की थी। एंड ये जो था पॉक्सो और चाइल्ड मैरिज का, तो 1 सप्ताह पहले ही हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस गवर्नर शुड नॉट एंटर द पॉलिटिकल अरीना। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था। तो कल मैंने आप लोगों को गवर्नर का सारा एक बार रिवाइज कर दिया था क्विकली, कौन से आर्टिकल्स होते हैं, कौन सी पावर्स होती हैं, कहाँ कहाँ उसके पास एडवांटेज होता है। तो वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट के प्लेजर पर होता है। और वैसे तो 5 ईयर्स होता है, बट उसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं होता है। मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं और रिमूवल का ऐसा कोई प्रोसीजर डिफाइंड नहीं है। प्रेसिडेंट होते हैं, वो अपनी मर्जी से रिमूव कर सकते हैं। प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ रहा होता है। सो दिस इज समथिंग। एंड जो गवर्नर होता है ना, गवर्नर इज द एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन द स्टेट। एंड और हम लोगों ने बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन एक्स्ट्रा होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन की पावर होती है गवर्नर के पास, विच इज़ नॉट विद द प्रेसिडेंट। एंड फिर पार्डन की पावर जो होती है ना डेथ सेंटेंस में, वो नहीं होती गवर्नर के पास, वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है। बाकी जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स होते हैं, कोर्ट मार्शल वगैरह के, उसमें अगर कुछ पार्डन वगैरह देना होता है, वो पावर भी गवर्नर के पास नहीं होती, हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है। इंडिया एंड बांग्लादेश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं UNSC की मेंबरशिप में। उसमें जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप्स होती है ना UNSC के अंदर,
तो 2021 से 22 तक 2 साल का इंडिया ने अपनी रखी थी मेंबरशिप। तो 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट है उसके लिए। एंड अभी नेक्स्ट हो सकता है 2028-29 तक हो पाएगा इंडिया का दोबारा चांस। खजुराहो के अंदर एक एग्जीबिशन किया गया था, हमारे कुछ आर्टिफैक्ट्स होते हैं जिनको रिपैट्रिएट किया गया था, दूसरी कंट्री से लाया गया था, उनका एक एग्जीबिशन रखा गया था। उत्तराखंड के अंदर जोशीमठ में जो लैंड सब्सिडेंस का इशू हुआ था, जो भी चल भी रहा है कह सकते हैं, तो उसको लेकर के कुछ रिलीफ प्लान प्रिपेयर किया जा रहा है। वैसे ये न्यूज़ मैंने क्यों कल पोस्ट, मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें क्या हमने कुछ पढ़ा तो था नहीं। कभी कभी ऐसा हो रहता है छोटी मोटी न्यूज़, बट आई थिंक ये था कि बस एक अपडेट मिलता रहे कि हाँ गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन दिस। कैबिनेट ने रिसेंटली बात की थी कि डेयरी कॉपरेटिव्स के ऊपर और काम करेंगे। तो मैंने कल आप लोगों को कॉपरेटिव्स के बारे में बताया था, फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, DPSPs के अंदर, है ना, मतलब इन सब के अंदर कौन, और ये क्या कहते हैं, एक और मिनिस्ट्री वगैरह, ये सब चीज़ों में अमेंडमेंट के बाद कितने सारे चेंजेस किए गए थे। तो कॉपरेटिव्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये बताया था। और कुछ 25 फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी उनको। एंड राइट नाउ 63,000 हमारे पास जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ है ना, पैक्स बोलते हैं, वो अभी राइट नाउ एक्टिव हैं। चाइना से बात की, कहा था हमारे इंडिया के जो G20 शेरपा है, शेरपा का मतलब रिप्रेजेंटेटिव होते हैं G20 के अंदर। तो इंडिया की तरफ से जो हमारे वो है ना नीति आयोग के CEO वो है, तो उन्होंने कहा था चाइना को कि यार आप लोगों ने जो दूसरी कंट्रीज़ को लोन दिए हुए ना, उसको जब आप पैसे वापस ले रहे होते हैं उसको थोड़ा सा हेयर कट कर दो, थोड़ा कमी कर दो उसके अंदर, दूसरी कंट्रीज़ पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस एंटार्क्टिका का एक ग्लेशियर है जो डूम्सडे ग्लेशियर, थ्वाइट्स ग्लेशियर बोलते हैं इसको, ये 120 किलोमीटर लॉन्ग है। तो उसमें ये पता चल रहा था कि टेम्परेचर जिस तरीके से राइज कर रहे हैं ना, ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। देन हमारा जो इंडियाज़ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट था 2017 का, उसको लेकर के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक स्टडी की थी। पता चला था कि बहुत सारे जो इस तरह के मेंटल हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस है ना, जहाँ पे इनको रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड किया जाता है, वो इन लोगों को इलीगल तरीके से लॉन्ग टर्म तक स्टे प्रोवाइड कर रहे थे। तो कुछ रेगुलेशंस के बारे में बात की थी एंड ये डेटा भी था। ऑलमोस्ट 36.25 जो रेजिडेंशियल सर्विस यूज़र थे ना इन साइकेट्रिक फैसिलिटीज़ के अंदर, तो ये दे आर लिविंग फॉर 1 ईयर और मोर इन दिस फैसिलिटीज़। तो 2018 की रिपोर्ट थी हंस फाउंडेशन की। देन वी टॉक्ड अबाउट जो विंडफॉल प्रॉफिट होता है ऑयल कंपनीज़ का, उसके बारे में जो एक BK चतुर्वेदी कमेटी की रिपोर्ट को हम लोगों ने देखा था। देन ऑफ बजट बोरोइंग्स क्या होती हैं, स्टेट वाइज लुक पे बात की थी कि यानी कि जो आपको बजट डिफाइंड होता है ना, उसके अलावा जब आप पैसा ले रहे होते हो तो उसे हम ऑफ बजट में काउंट करते हैं। जजेस एंड द ल्योर ऑफ पॉलिटिकल जॉब्स बाय AP शाह की जो कुछ एग्जांपल हम लोगों ने देखे थे, जस्टिस P सत्शिवम का, जस्टिस रंजन गोगोई का, एंड अभी रिसेंटली में जो बिल्कुल आया जस्टिस अब्दुल नज़ीर का, ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द अयोध्या राम मंदिर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था उस पर भी। तो देख रहे थे कि ये एक ऐसा कुछ चीज़ देखने को मिली थी कि अगर ये लोग अपने कुछ गवर्नमेंट के डिसीजंस के फेवर में कुछ ना कुछ जजमेंट पास करते हैं तो फ्यूचर में इनको कुछ ना कुछ तरीके से रिवॉर्ड मिल जाता है। एंड इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया था अबाउट दिस, कहाँ पर है, जस्टिस अकील कुरैशी, ही कम्प्लीटली वेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट डिसीजंस। अच्छा, जो जस्टिस अकील कुरैशी का जो था ना सीन, इन्होंने ना कुछ टाइम जब ये आई थिंक गुजरात में थे, तो इन्होंने अमित शाह को रिमांड पर भेजा था फॉर समथिंग, कुछ इशू था वहाँ पर। तो ये भी कुछ हिस्ट्री में चेक करने को मिलता है कि तो इनके सबके कनेक्शंस हैं पार्टीज़ के साथ कि किसने पार्टी को फेवर किया उनको कुछ अच्छी पोजीशंस बाद में मिल जाती हैं आफ्टर देयर जुडिशियल ऑफिसर रिटायरमेंट के बाद, एंड जो अगेंस्ट थे गवर्नमेंट के उनको एलिवेट तक नहीं करने दिया जाता है। अब ये आर्टिकल में लिखा हुआ था। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटहुड को लेकर के बात की जा रही थी, उसके डिलिमिटेशन को लेकर के। इंडिया के अंदर जो श्रीलंका के रेफ्यूजीज़ आए हुए हैं उनको कैसे फेयर कंसिडरेशन मिलना चाहिए, वी टॉक्ड अबाउट दिस। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा था कि 3 लाख के आसपास श्रीलंकन रेफ्यूजीज़ हैं जो इंडिया में 1983 से 2012 तक आए थे, एंड इनका रिपेट्रिएशन किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया के अंदर बहुत सारे कैंप्स हैं जिसके अंदर 108 कैंप पे 58,000 के आसपास लोग हैं तमिलनाडु के अंदर। तो श्रीलंका के अंदर जो सिविल वॉर चल रहा था उसके बाद ये सिचुएशन आई थी। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया था ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, एंड उसी को लेकर के थी कि और फर्दर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस AMR जो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में बात की गई थी बाय डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, एंड किस तरीके से AMR के कारण बहुत सारी डेथ्स होती हैं। ऑलमोस्ट 2019 में लगभग 50 लाख लोगों की डेथ हो गई थी इसके कारण ही। 2018 की एक रिपोर्ट से पता चला था कि 2030 तक इसमें बहुत फिनोमिनल इंक्रीज़ भी होने वाला है। ICMR ने कहा था कि जो रेजिस्टेंस था ना वो उसका लेवल इंक्रीज़ होता चला जा रहा है 5% से 10% एवरी ईयर तक। तो ये सब हम लोगों ने कल किए थे टॉपिक्स। कल थोड़े ज़्यादा थे ये एडिटोरियल्स वगैरह, आज इतने ज़्यादा नहीं होंगे। आज हार्डली एक एडिटोरियल है हमारे पास।
हमारे जो मेजर हाइलाइट्स हैं एक बार उनको स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि टिल 20th ऑफ फेब मैं हम लोग जो न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं वो एक दिन पुराने वाला है। तो जैसे आज 18th फेब है ना, मॉर्निंग में जब मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, तो इसमें जो कंटेंट है वो 17 फेब का है। तो आफ्टर दिस संडे ये चीज़ें दोबारा से रीसेट कर दूंगा मैं, और कुछ भी कंटेंट मिस नहीं होगा आपका। बस इसलिए कि मुझे थोड़ा सा बीच में काम है, तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मैं डे टाइम में रिकॉर्ड करके नेक्स्ट अपडेट कर देता हूँ। हमारे पास सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वो आई है, स्टेट्स मस्ट पे द पार्ट ऑफ मनरेगा वेजेस, सीज द यूनियन मिनिस्टर। जो फाइनेंशियल बर्डन है ना वेजेस का, जो पैसा मिलता है बेनिफिशरीज को मनरेगा के अंदर, इट शुड ऑल्सो बी शोल्डर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स इन ऑर्डर टू मेक दम मोर प्रोएक्टिव इन कंट्रोलिंग करप्शन अंडर एज पर द, ये रूरल डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर उन्होंने कहा था। देखो मनरेगा जो है ना न्यूज़ में अक्सर बना रहता है, और मनरेगा ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत। एंड इसका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था ना वो था 100 डेज़ का एक गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, किसको, हर एक अडल्ट मेंबर को, ठीक है। आई थिंक 2010 या 2011 में एक क्वेश्चन आया था इसके ऊपर ही बेस्ड, उसमें यही सब स्टेटमेंट थी, अडल्ट कौन किसको मिलता है हाउस होल्ड में, रूरल में, अर्बन में। और ये वो लोग होते हैं जो अर्बन कह रहा हूँ, हाँ, अनस्किल्ड काम करते हैं, अर्बन कह रहा हूँ, अनस्किल्ड काम करते हैं ना। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी का काम हो गया, ठीक है, आप लोग आजकल अगर मान लो इंटरनेट कनेक्शन लगवाते हो, वो एक स्किलफुल काम होता है, ठीक है। एक होता है कि जैसे ये जो कुछ मजदूरी वाले काम होते हैं ना, गड्ढे खोदने वाले, सीमेंट पकड़ाने वाला, मसाला मिलाने वाले, ऐसे जो अनस्किल्ड काम वाले लोग होते हैं ना, जिनके पास इतना स्किल नहीं होती कि वो पैसा कमा सके, तो उनके लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी। तो अगर हम लोग 2022 और 23 की भी बात करते हैं ना, तो इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 15 करोड़ के आसपास मनरेगा वर्कर्स हैं ऑलमोस्ट। तो इस एक्ट के तहत ना इसमें एक चीज़ और भी थी, इसमें एटलीस्ट 1/3 जो थी ना वो विमेन होनी चाहिए थी। तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए बड़ा सही था, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए इसकी बहुत तारीफ की गई थी। नॉट जस्ट इंडिया के बाहर की कंट्रीज़ ने भी इसको बहुत बार मेंशन किया है, और बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने भी इसको मेंशन किया था। और जो पैसा मिलता था ना इनको 15 करोड़ लोगों को वेजेस को वगैरह, तो हमारा 1948 का वेजेस मिनिमम वेजेस एक्ट है ना, उसके तहत दिया जाता था, उसके अंदर जो चीज़ें थी। और इसके बारे में एक और चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी, ये ना एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि स्कीम चल रही है, आप आएगी तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं आया तो नहीं मिलेगा, नहीं, आप डिमांड कर सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे के पूरे मनरेगा के डिज़ाइन का। ये लीगली गारंटी के द्वारा बैक किया रहता है। कोई भी जो रूरल अडल्ट होगा ना, उसको उसकी डिमांड करने के विदिन 15 डेज काम मिलेगा। अगर काम नहीं मिलता है तो उसको एक अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस दिया रहता है गवर्नमेंट के द्वारा, कि ठीक है हम आपको एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पाए तो उसका अलाउंस आपको मिल जाएगा। इससे जो सेल्फ सिलेक्शन हो सकता है वर्कर्स का एक तरीके का। और इसमें और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है, इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को हम लोगों ने इन्वॉल्व किया था, ठीक है। तो एक तरीके से डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा होता है। और ये जो ग्राम सभा होती है ना, वो रिकमेंड करती हैं काम, एटलीस्ट 50% जो काम होगा उनके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। तो इसलिए मनरेगा बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बार बार रिवाइज करते रहा करो। Then we have this thing, 2023 is a significant year. Delhi police must stay alert for the G20 summit. अब दिल्ली पुलिस की बात क्यों की जा रही है और हमारे होम मिनिस्टर क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो जो भी पुलिस वगैरह होती है, लॉ एंड ऑर्डर जो होता है कंट्री के अंदर, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो यहाँ से मुझे बस आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज कराना था दिल्ली के बारे में, ठीक है। दिल्ली के अंदर जो पुलिस होती है वो किसके अंडर आती है एंड ऑल दैट थिंग। अब आपको पता होना चाहिए, इंडिया में ना एक अमेंडमेंट आया था, उसको हम लोग बोलते हैं 69th अमेंडमेंट एक्ट 1992 का। अब 1992 के आसपास और क्या आए थे, 73rd अमेंडमेंट भी आया था, ठीक है, 74th भी आया था। LPG जो हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, वो भी हुआ था 1991 में। तो 1992 के आसपास ये कुछ मेजर चीज़ें हो रही थी। तो इस 69th अमेंडमेंट से हम लोगों ने क्या किया था, हमने 2 नए आर्टिकल ऐड किए थे। उनका नाम था आर्टिकल 239A और 239AB। इसके तहत हम लोगों ने बनाई थी यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को ना, यूटी ऑफ दिल्ली को हम लोगों ने एक नया स्टेटस दिया था, स्पेशल स्टेटस दिया था। तो इसको हम लोगों ने फिर बोला था नेशनल कैपिटल टेरिटरी एज पर दिस आर्टिकल 239AA। और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे उनको बोला जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब आप लोग पढ़ते रहते होंगे। इसी के तहत हम लोगों ने इसके लेजिस्लेटिव असेंबली की भी बात की थी दिल्ली की। तो पुडुचेरी और दिल्ली अभी तक चलते आ रहे थे, बाद में फिर जम्मू एंड कश्मीर वाली भी चीज़ भी ऐड जाती है। इन दो के पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, तो कुछ स्टेट लिस्ट के ऊपर और करंट लिस्ट के ऊपर ये लॉज बना सकते हैं, एक्सेप्ट 3, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, लैंड और पुलिस। इन 3 के ऊपर इनका कोई राइट नहीं है, इन पे लॉ नहीं बना सकते। ये वाली चीज़ें आती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। बस ये थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना था मुझे।
आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया था। ये पता होना चाहिए दिल्ली के अंदर, दिल्ली गवर्नमेंट के पास लेजिस्लेटिव असेंबली, तो आपने और कौन सी यूनियन टेरिटरी के अंदर देखी है लेजिस्लेटिव असेंबली? ठीक है, दमन एंड दीव में तो नहीं देखोगे आप, पुडुचेरी में देख लोगे फिर भी, ऑलराइट, चंडीगढ़ में नहीं देखोगे। तो पता होना चाहिए किस किस के पास है, किस किस के पास नहीं है। देन वी हैव दिस न्यूज़, हिमाचल गवर्नमेंट विल अडॉप्ट चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। अब हो क्या रहा है ना, जो नई कांग्रेसी गवर्नमेंट है ना, इन्होंने बात की थी कि ये लोग एक फ्लैगशिप स्कीम निकालेंगे, मुख्यमंत्री सुख आश्रय स्कीम। तो रिसेंटली उन्होंने इस पर डिसीजन लिया था कि ऑर्फन्स और वो लोग जो अपने रिलेटिव के साथ रहते हैं ना, जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, कुछ डेस्टिट्यूट वीमेन भी होती हैं, सीनियर सिटीजन्स भी होते हैं, तो इन सबको इस स्कीम के तहत इंक्लूड किया जाएगा। और ये जो ऑर्फन बच्चे होते हैं इनको बोला जाएगा चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, एंड इनको स्टेट गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी। अब देखो कितना अच्छा स्टेप है ना ये। तो ये आपको एक तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कंट्री ने एक अच्छा स्टेप लिया है, ठीक है, एक स्टेट ऐसा स्टेप ले रहा है। बाकी फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू गेट एन फोर्डर पॉइंट कि यार देखो हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल, अब आप ये GS2 में इसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और अपनी लाइफ में भी जब आप कल को बनते हो ना ऑफिसर, देन आपको ध्यान रखना है कि अच्छा ऐसे भी तो हम लोग स्कीम प्रपोज कर सकते हैं ना गवर्नमेंट को। आप भी वैसे गवर्नमेंट ही हो, आपका काम एग्जीक्यूट करना होगा, बट आपके जो सीनियर्स होंगे मिनिस्टर, आप उनको प्रपोज करोगे ना कि हम लोग ये स्टेप ले सकते हैं ना, जो बच्चे बेसहारा होते हैं उनको ऐसे अडॉप्ट किया जा सकता है, तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी, तो वेलफेयर का काम होगा, विल बी प्रोवाइडिंग देम सोशल जस्टिस। तो ये दोनों तरीके से आपके लिए हेल्पफुल होती है इस तरह की न्यूज़ पढ़ना। बस यही मोटिव है इस चैनल का, कुछ आपको फोल्डर पॉइंट्स मिलते रहें, कुछ आप लोग समझते रहो कि न्यूज़पेपर में से डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना होता है। ये जो राम मंदिर है उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एंड दे आर सेइंग कि 2024 तक इसकी एंट्री स्टार्ट कर देंगे। लेट्स सी जो भी चल रहा है। मार्वल्स एट खान्स, ये न्यूज़ बिल्कुल पढ़ने की नहीं है, फालतू की चीज़ें मत पढ़ना एग्जाम में। एडिटोरियल्स में आज बहुत ही कम है, ये वाला हमें नहीं पढ़ना है। दिस इज़ अबाउट जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ये दिल्ली का और चल रहा है इशू, BJP वाला है वो, इसमें बहुत टू मच ऑफ डेटा था एक्सपोर्ट का, जस्ट मंथली अपडेट था, ये हम लोग कवर करेंगे। ये भी नहीं पढ़ना है हम लोगों को, स्कॉटलैंड का है। कैन इन्वेस्टमेंट्स बी ऑफ रिस्क, ये भी हमारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, फाइनेंस का है। प्रेस कॉन्फ्रेंस रिपोर्टर का भी नहीं है। इट्स अ बर्ड, इट्स अ प्लेन, इट्स F-35A फाइटर जेट, ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फाइटर जेट है, बड़ी ही कमाल की चीज़ है ये। तो रिसेंटली US के जो एयरफोर्स का न्यूएस्ट फाइटर थे ना मल्टी रोल के F-35A, एंड जो हमारा ये सब एरो इंडिया 2023 में अभी आए हुए, तो उन्हीं का एक शो चल रहा था। मैपिंग जनरल परवेज़ मुशर्रफ्स लीगेसी, नो नीड टू गो फॉर दिस थिंग एज लॉन्ग एज, अगर आप कोई ऐसा इंसान है जिसके पास समय भी है अभी, एंड आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रखना चाहते हो, आप थोड़ा हो फाइनेंस वो फॉरेन रिलेशंस को एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो, तो आप बेशक इसको पढ़ सकते हो। अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये भी टॉपिक नहीं था काम का। यस, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का एक्विजिशन होगा 114 फाइटर जेट्स का टू बी पार्ट ऑफ मेजर प्रोक्योरमेंट प्लान। तो एक मेगा 500 फाइटर एयरक्राफ्ट का एक्विजिशन किया जाएगा आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा, एंड एक हमारा सैंक्शन की अलॉटमेंट की गई थी, ठीक है, कि हमारे पास 42 स्क्वाड्रन्स होने चाहिए उसको फुलफिल करने के लिए। तो जो रिमेनिंग 3 MiG-21 के स्क्वाड्रन्स हैं ना, उनको फेज आउट कर दिया जाएगा 2025 तक। समझने की कोशिश करते हैं। 114 जो मल्टी रोल फाइटर जेट्स थे ना, इनका जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस था ना, वो डिले किया गया था, उसको दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, 500 फाइटर एयरक्राफ्ट का एक्विजिशन का प्रोसेस होगा हमारे आर्म्ड फोर्सेस में, ठीक है। तो हमारी जो इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम थी ना, ऐसे एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स में बताया गया था कि हम लोगों को अलग अलग फ्रंट्स पे वॉर करना होता है ना, तो हर एक का एक स्टैंडर्ड प्लान होता है। उस स्टैंडर्ड प्लान के अकॉर्डिंगली अगर हमारी एयरफोर्स के पास 42 स्क्वाड्रन्स होते हैं ना, तो बहुत अच्छे से ऑपरेट कर पाएगी। तो अभी उसके ऊपर दोबारा से काम चलेगा, एंड करेंटली हमारे पास 31 फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं, सैंक्शन 42 हैं, ठीक है। तो इसमें जो 3 MiG-21 के स्क्वाड्रन्स हैं उनको फेज आउट भी कर दिया जाएगा, एंड बाय द एंड ऑफ डेकेड 2030 तक हमारे जो फेज आउट करेंगे बाकी एयरक्राफ्ट को, ठीक है, वो भी स्टार्टिंग हो जाएगी। तो ये चलता रहता है, पुराने एयरक्राफ्ट को निकालते रहते हैं, धीरे धीरे नए एयरक्राफ्ट उसमें ऐड करते रहते हैं, बट ये एक बहुत मेजर स्टेप लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। इट्स न्यू। अच्छा, ये जो MiG-21 थे हम लोगों ने रशिया से लिए थे, एंड ये आप लोगों ने मूवी देखी हो ना रंग दे बसंती, उसमें भी ये दिखाया गया था। ये जो एयरक्राफ्ट है ना, इसको फ्लाइंग कॉफिन बोलते हैं एक्चुअली, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, फ्लाइंग कॉफिन, क्योंकि ये एक तरीके से उड़ता हुआ ताबूत बोलते हैं, क्योंकि इसमें इतना पुराना है ना कि इसमें टेक्निकल एरर्स के कारण ना पायलट्स की बहुत डेथ हुई है। एक बार नहीं, कई बार ऐसे पायलट्स की डेथ देखने को मिली थी, और उस पर बहुत इश्यूज उठाए गए थे क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको अपडेट नहीं किया था। तो फिर हमारे पास सुकोई 30 भी आता है, रफाल भी आया था, हम लोगों ने LC तेजस को भी इंक्लूड किया है। तो गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन दिस। एक्चुअली डिफेंस में इंडिया बहुत पैसा लगाता है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे होते हैं हम लोग, हद से ज़्यादा।
तो कंप्लेंट्स भी हैं एंड वी आर डेफिनेटली वर्किंग ऑन देम ऑल्सो. सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंस करेगा ऑर्डर टुडे ऑन वेदर ए स्पीकर अंडर ए नोटिस कैन डिस्क्वालीफाई द लेजिस्लेचर्स. तो हमारा जो 10th शेड्यूल है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हम लोग जो एंटी डिफेक्शन की बात करते हैं ना, उसमें किसी को भी डिस्क्वालीफाई करना होता है, उसको लेकर के एक ऑर्डर आएगा. तो कल हम लोग पढ़ेंगे. सुप्रीम कोर्ट फ्राइडे को प्रोनाउंस करेगा. तो ये न्यूज़पेपर सुबह आया था एंड देखते दिन भर क्या अपडेट मिलता है, देखते हैं. फिर ये हम लोग कल कवर करेंगे. बट 10th जो हमारा शेड्यूल था एंटी डिफेक्शन का, उसको लेकर के अभी 2022 में प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन आया था कि कंडीशंस क्या क्या होती है डिस्क्वालिफिकेशन की. देन वी हैव दिस टॉपिक, इलेक्शन कमीशन रैप्स कांग्रेस बीजेपी फॉर द कैंपेन ऑन ट्विटर ड्यूरिंग द पोलिंग इन त्रिपुरा. इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप इनके जो ट्वीट्स थे ना वो वायलेटिव थे इलेक्शन लॉ को लेकर के, बिकॉज एक 48 आवर का साइलेंस पीरियड होता है. चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने नोटिस इशू किए थे दोनों के स्टेट यूनिट्स को, दोनों पार्टीज़ हैं, उनके नेशनल जनरल सेक्रेटरी को. अब यहाँ पर आपके लिए समझने वाली क्या बात है ना, अभी 2022 का जो मेंस हुआ था ना, उसके अंदर ना इलेक्शन कमीशन के ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के सवाल आया था मेंस में. ये वही चीज़ है बिल्कुल एग्जैक्टली. ठीक है, इलेक्शन कमीशन का हर साल एक ना एक सवाल, बेसिकली नॉट इलेक्शन कमीशन, मैं कहूँगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ना हमारा जो रोपा, उसका सवाल एक ना एक आता है, हर साल आता है एवरी ईयर मेंस में. बार बार ध्यान रखो, मेंस को ऊपर भी जान पूरी लगा के रखना, छोड़ना नहीं होता है. मेंस आधा 1 घंटा ज़रूर देना होता है, क्योंकि प्रीलिम्स सिलेक्शन रोक सकता है, प्रीलिम्स सिलेक्शन करवाता नहीं है कभी भी. सिलेक्शन तो मेंस ही कराता है. इवन इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं कराता, सिलेक्शन मेंस ही कराता है. इंटरव्यू बस आपकी रैंक ऊपर नीचे करने में मदद कर देता है, दैट्स इट. जिनका सिलेक्शन होना होता है वो मेंस से ही होता है. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में था रिसेंटली, तो मैं आपको बता दें कि देखो इस तरीके के इंसिडेंट्स न्यूज़ में आते हैं और फिर उसके बेसिस पर क्वेश्चन बन जाता है. देन वी हैव दिस एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड द रिमेन्स अमेंडमेंट बिल है. ठीक है, तो ये हमारा जो सेकंड हाफ होगा बजट सेशन का, उसमें गवर्नमेंट इसको री इंट्रोड्यूस करेगी इसको. एंड बस ये अपडेट इतना ही था, इससे ज़्यादा अपडेट नहीं है इसके अंदर कुछ भी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी न्यू न्यूज़. नाउ देर इज़ नो एज बार टू रजिस्टर फॉर द कैडावर ऑर्गन ट्रांसप्लांट. अब हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है ना, उन्होंने कहा था कि पीपल एजड बियॉन्ड 65 कुड नॉट रिसीव कैडावर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हैज़ बीन रिमूव्ड. अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था टू डू अवे विद द सीलिंग. एक लिमिट लगाई गई थी कि जो 65 से बियॉन्ड वाले जो होते हैं ना, उनको किसी का ट्रांसप्लांट अगर देना होता है ना, वो अलाउड नहीं होता है. अर्लियर जो ऑर्गन रेसिपिएंट था ना, वो रजिस्टर करता था एक प्रोस्पेक्टिव ट्रांसप्लांट के लिए अपने डोमिसाइल स्टेट के अंदर. ठीक है, फिर कुछ स्टेट्स हैं जैसे गुजरात, उन्होंने मैंडेटरी कर दिया था कि जो रजिस्टर्ड पेशेंट्स होंगे ना, उनको एक डोमिसाइल मतलब जहाँ रहते हैं वहाँ का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर उनको ट्रांसप्लांट के लिए एलिजिबल होना है. तो लास्ट नवंबर में गुजरात के हाई कोर्ट ने अपने इस पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को भी क्वैश कर दिया था. तो इसके अलावा जो कुछ स्टेट्स हैं जैसे केरला, महाराष्ट्र है, वो एक फ़ीस भी चार्ज करते हैं 5,000 से 10,000 रुपये अगर आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्टर करते हो. तो हेल्थ मिनिस्टर ने इन स्टेट्स को बोला था कि आप इस तरह की रजिस्ट्रेशन फ़ीस पेशेंट से चार्ज करना बंद कर दो. तो हेल्थ मिनिस्ट्री जो है ना हमारा 1 नेशन 1 पॉलिसी पे काम करना चाहती है ऑर्गन डोनेशन के लिए और ट्रांसप्लांटेशन के लिए. एंड इसके लिए स्कूल के करिकुलर में भी एक चैप्टर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ऑर्गन डोनेशन की अवेयरनेस को लेकर के. तो हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा के अकॉर्डिंगली जो नंबर ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स होते हैं ना, वो पिछले सालों के अंदर इंक्रीज़ हो गए. 2013 में सिर्फ 4,990 डोनेशंस हुए थे. 2020 के अंदर 15,000 तो हुए थे, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स तक इंक्रीज़ हो गया है. तो गवर्नमेंट ने कहा था कि एक क्लॉज था हमारे नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के अंदर, वो हमारा जो राइट टू लाइफ होता है ना उसको वायलेट करता है. अब एक इंडिविजुअल किसी भी एज का होता है वो रजिस्टर कर सकता है फॉर द ऑर्गन ट्रांसप्लांट. तो ये गवर्नमेंट ने एक नया स्टेप लिया था. ऑलराइट, ये ज़रूरी न्यूज़ है, आप लोगों को पता भी होनी चाहिए, इवन इफ़ इट इज़ नॉट अबाउट योर एग्जाम. अच्छा, ये तो हो सकता है प्रीलिम्स के अंदर कोई क्वेश्चन बन जाए इस तरह का, ऐसी गाइडलाइंस के क्वेश्चन आ जाते हैं एज वगैरह को लेकर के. इंडिया के अंदर वर्ल्ड की जो न्यू लेप्रोसी के पेशेंट्स थे ना, उसमें से 52% इंडिया में आते हैं. एंड हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप भी बनाया था 2030 तक इसको ख़त्म करने के लिए. तो डिस्पाइट इंडिया ने 2005 तक इसको लेप्रोसी मतलब जो कोड वाली बीमारी होती है ना, इसको कोड बोलते हैं, जिसके लिए मदर टेरेसा बहुत पॉपुलर थी. तो मदर टेरेसा वाज समबडी जो कोडी लोग होते हैं ना, उन लोगों की बहुत ट्रीटमेंट करती थी. तो एंड कुछ एरिया जैसे हैं आज भी, अगर आप देखोगे कुछ शहरों के अंदर ना ऐसी कोडी कॉलोनीज़ भी होती हैं. तो जब लोगों को बीमारी बहुत रहती है उनको एक जगह एक्सक्लूड कर दिया जाता, आइसोलेट कर दिया जाता था.
तो कंट्री के अंदर 2005 में हम लोगों ने लेप्रोसी को एलिमिनेट करने की बात की थी, बट कंट्री में अभी भी ओवर 52% जो वर्ल्ड के पेशेंट्स हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। तो हमारा एक जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है ना, रोड मैप है लेप्रोसी का 2023 से 27 तक का। अब लेप्रोसी क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना, स्किन के ऊपर इम्पैक्ट करता है, नर्व्स पे, लंग्स पे, आइज पे। एंड इससे पहले इस पर डेवलपमेंट हो नहीं पाई थी, बट अब इसके ऊपर गवर्नमेंट काम करेगी। सी इसमें इतना ये ध्यान रखना, इंडिया के अंदर सिंस 2005 भी हमारे पास मोर देन वर्ल्ड के 52% से ज़्यादा पेशेंट इंडिया के अंदर है, ये ध्यान रखना। इतना अपडेट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देन बस यही था हमारे मेजर हाईलाइट्स में। वी हैव दिस स्मॉल एडिटोरियल, स्मॉल भी है और ईजी भी है, नोट डाउन करने के लिए बस एक ही चीज़ मुझे मिली थी थोड़ी सी यहाँ पर, बट हमें कवर करना चाहिए क्योंकि ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। डीप सी फिश कंजर्वेशन मस्ट नॉट गो अड्रिफ्ट, इसे लिखा है अनवर सादत जी ने। ये एक सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल लॉ के। ये एनवायरमेंटल लॉ में स्पेशलाइजेशन भी है इनके पास फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ एट न्यू दिल्ली। ठीक है, डीप सी फिशिंग की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो इससे पहले ना आप लोग दो चीज़ समझ लो। ओके, पहले तो ये देख लो, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है येलो वाला, कॉन्टिनेंटल शेल्फ दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा UNCLOS है ना, UN का कन्वेंशन है फॉर द लॉज ऑफ द सी। हमारे जो ओशियन के जो सीज होते हैं उसमें हम लोग ना कुछ रेंज बनाते हैं। ठीक है, जो हमारी बेस लाइन होती है वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा टेरिटोरियल सी होगा। अभी आपके सामने डायग्राम दिख रहा होगा ना, मैं इस वाली स्क्रीन पर पेन चला नहीं सकता, पर आप देख लो सामने क्लियर दिख रहा है। 12 नॉटिकल माइल तक आपका टेरिटोरियल सी है, ऑलराइट। 24 नॉटिकल माइल्स तक हमारा फर्दर फिर कॉन्टिगस जोन बनता है। 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं EEZ, ऑलराइट। तो इस तरीके से बनता है। और बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स हमारा हाई सीज होते हैं। ठीक है, और एक ये चीज़ देखो आप, इसे बोलते हैं पर्स सीन फिशिंग। ये हम लोग एक तरीके से डीप सी फिशिंग भी बोल सकते हैं। तो ये जो बड़ा सा जाला होता है, आपको शिप दिखाई दे रहा होगा सामने, इसके सामने बड़ा सा जाला होता है, इसमें मछलियाँ से ट्रैप हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दो छोटे छोटे शिप्स हैं, उन्होंने एक गोल सा घेरा बना लिया है। ठीक है, एंड उसके बीच में बहुत सारी फिशेस को ट्रैप कर रहे हैं। तो इस तरीके से ओशन के बेस में ऐसा बड़ा सा ट्रैप बन जाता है एंड उसके अंदर फिर मछलियों को पकड़ने की कोशिश की जाती है। अब इसमें हम लोग और अगर समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से होता है, कोई शिप जो होती है ना, ये बहुत स्ट्रक्चर्ड शिप होती है। इसके अंदर ये शिप पूरे रूट के ऊपर घूमती है, वो जाल को नीचे फैला देती है एंड उसमें फिर सारी की सारी मछलियाँ, तो ऐसे दिखाई देता है कुछ। ये जो लाल रंग के जालियाँ हैं ना, इनको सब, और एक बंदे से होता नहीं ये काम, बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं और इस तरीके से फिर ये लोग मछलियाँ पकड़ते हैं बड़ी लार्ज क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, और लार्ज कितनी लार्ज क्वांटिटी हो सकती है, मतलब इस तरीके से होती है ये, देखो कितनी सारी मछलियाँ होती हैं, ये सब एक बारी में ट्रैप कर लेते हैं ये लोग इतनी ज़्यादा अमाउंट के अंदर। तो इसी को बोलते हैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एंड इसी के ऊपर हम लोग ये न्यूज़ पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से होता है कुछ, इतनी सारी हज़ारों लाखों कह सकते हो, करोड़ों भी कह सकते हैं, पता नहीं शायद, क्योंकि जितनी मछलियाँ दिखाई दे रही है। अब ये देखो, ये आदमी कितना छोटा दिख रहा है, कितनी सारी मछलियाँ हैं। इसी को समझने की कोशिश करेंगे इस एडिटोरियल में हम लोग। अरे क्या हो गया भाई, जस्ट अ सेकेंड, अरे खुल जा यार, लास्ट टाइम है वीडियो का, मैं बंद भी नहीं करना चाहता वीडियो को। अब स्क्रीन हैंग होगी मेरी। ओह, खुल गया फाइनली। ठीक है, सॉरी, कभी कभी मैं बीच में वीडियो एडिट नहीं करना चाहता, समय बचा रहा हूँ थोड़ा सा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि 24 जनवरी 2023 को ना एक इंटरिम ऑर्डर दिया था। इंटरिम ऑर्डर का मतलब अगेन क्या होता है, देखो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को जो एंटीसिपेटरी रेगुलर बेल, इंटरिम बेल, एंटीसिपेटरी बेल की बात कर रहे थे ना, इंटरिम मतलब बीच में आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हम लोग फाइनल डिस्क्लोजर इसके ऊपर ऑर्डर दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि अभी के लिए ऐसा कर लो। इंटरिम ऑर्डर दिया था, उन्होंने कहा था कि ये जो पर्स सीन की जो फिशिंग की बैनिंग की गई थी ना तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा 2022 के अंदर, उसके अगेंस्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि एक काम करो, उसको थोड़ा रेगुलेट कर लो। ठीक है, इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी मेजर्स लेके आ जाओ। ठीक है, कंजर्वेशन को भी बात करेंगे, बट इसको बिल्कुल बंद मत करो। ऑलराइट, तो उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी थी फिशरमैन को कि आप लोग पर्स सीन फिशिंग गियर का इस्तेमाल कर सकते हो बियॉन्ड द 12 नॉटिकल माइल, जो कि हमारे टेरिटोरियल वाटर्स हैं, अभी हम लोगों ने देखा था, एंड विद इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो 12 नॉटिकल माइल तक पहले लिमिटेड था, उन्होंने कहा उसके बियॉन्ड जाके भी कर सकते हो, जाओ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो 200 नॉटिकल माइल की लिमिट है ना, उसके बियॉन्ड मत जाना भाई, वो हमारी लिमिट नहीं है उसके आगे फिर। ऑलराइट, तो हुआ ये था एंड अभी हमें समझना पड़ेगा जो कंजर्वेशन के मेजर्स थे ना यहाँ पर अब, ठीक है ना,
जो सजेस्ट किए गए हैं बहुत सारे रीजनल कन्वेंशंस में, उनमें भी, एंड कुछ जजमेंट्स आए थे हमारे बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स के, ठीक है। उसमें वो लोग बात करते हैं कि क्या मेथड्स हो सकते हैं, क्या साइंटिफिक एविडेंस हो सकता है इस ओवर फिशिंग को कंट्रोल करने का। हम ये लोग ये ओवर फिशिंग कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे मरीन के जो लिविंग रिसोर्सेज है ना यहाँ पर, उनको एक्सटिंक्ट होने से बचाना है, ठीक है। वो बहुत हद तक एंडेंजर्ड हैं। तो जो पर्स सीनर्स है ना, उसके कारण ओवर फिशिंग होती है, ठीक है। और जो हमारे ट्रेडिशनल फिशरमैन थे ना, वो जो ट्रेडिशनल फिश गियर का इस्तेमाल करते थे, उसमें इतनी फिशिंग नहीं हो पाती थी, बहुत कम होती थी। यानी कि एक फिशरमैन अपने एक दिन के गुजारे के लिए मछलियाँ पकड़ पाएगा, लेकिन जो मशीनें आ गई ना, उसके साथ की वजह से बहुत लार्ज अमाउंट के लोग मछली पालन करते हैं। तो जो ट्रेडिशनल फिशर थे ना, उनकी लाइवलीहुड को भी काफ़ी एंडेंजर करता है। इसी चीज़ के कारण ये सब चल रहा है अभी मुद्दा। कंजर्वेशन और कन्वेंशंस क्या कुछ हैं, जो टॉप कोर्ट है ना, उनको कुछ गाइडेंस लेनी चाहिए। हमारे कुछ ऑब्लिगेशन, कुछ जिम्मेदारी हैं, बहुत सारे मल्टीलेटरल और रीजनल कन्वेंशन जिनके ऊपर हम लोगों ने साइन भी किया हुआ है, ताकि हमारी जो फिशिंग की प्रैक्टिस होती है ना, इसको कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक हम लोग सस्टेनेबल कर सकें। तो उन्होंने इसलिए कुछ कॉमन रिसोर्स की बात की थी, सच एज फिश होता है, जैसे उसको जो नेचुरली रिप्लेनिश हो जाती है। जैसे मछलियाँ जो होती है ना, मछलियों का ऐसा नहीं होता कि वो अगर आप लोग समंदर से उनका मछली को पकड़ना स्टार्ट करो तो ख़त्म हो जाएंगी, वो बहुत जल्दी रिप्लेनिश हो जाती है, बहुत जल्दी वो लोग अपने उनके अंडे वंडे देती हैं, उनके सीड्स बोलते हैं, उनको फिश सीड्स बोलते हैं, तो बहुत दोबारा जल्दी से पैदा भी हो जाती हैं। हमारा ना जो यूएन क्लॉज है ना, यूएन का कन्वेंशन ऑफ द लॉज ऑफ द सी, उसका आर्टिकल 56.1 का क्लोज है, और 56.1 का क्लोज बी का सब क्लोज 3 जो है ना, उसमें कहा था कि जो कोस्टल स्टेट्स होते हैं ना, इनका पास अपने सॉवरेन राइट्स होते हैं कि इनके जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में लिविंग और जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज होते हैं ना, इनको इन्हें इस्तेमाल भी करना है, कंजर्व भी करना है, मैनेज भी करना है, और इनका ओवर एक्सप्लोटेशन नहीं करना है, ठीक है। तो अगर किसी और दूसरी कंट्री को इसका एक्सेस देना होगा तो ये आपकी कोस्टल कंट्री की खुद की डिस्क्रिप्शन में, मर्जी पे डिपेंड करेगा। अपने आप खुद के लॉज एंड रेगुलेशन के हिसाब से डिसाइड करोगे आप दूसरी कंट्री को यहाँ पे अलाउ कर रहे हो नहीं कर रहे हो। और कुछ ओवर एक्सप्लोटेशन ना हो, इसलिए कोस्टल जो स्टेट्स होते हैं ना, उनको देखा मतलब सेट करना पड़ेगा कि कितना टोटल अलाउेबल कैच कितना है, TAC टोटल अलाउेबल कैच कितना आप लोग अलाउ करना चाहते हो मछलियों का पालन वगैरह इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर। और उसको लेकर के कुछ हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल भी है। फिर गाइडेंस आती है हमारी, एक कन्वेंशन है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सदर्न ब्लू फिन टूना 1993 का, इसको हम लोग SBT बोलते हैं। उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब टॉप कोर्ट इसके भी हेल्प ले सकता है कि जो हमारी फिशिंग स्टॉक्स में अंदर डिप्लीशन हो रहा है ना, उसकी रिकवरी कैसे की जानी चाहिए। अब जो हमारा SBT था, टूना वाला जो था, उसका भी यही था कि टोटल अलाउड कैच कितना है, और उसके अलावा फिर उन्होंने ये भी बात की थी कि कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है जनरल फिशरी का भी। TAC और जो कैच कोटाज होते हैं ना, इनका काम ही यही होता है, सस्टेनेबल यूज़ कैसे कर सकते हो आप फिशरमैन के द्वारा, और उसमें मैक्सिमम सस्टेनेबल ईल्ड प्रोडक्शन मैक्सिमम कैसे किया जा सकता है, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। फिर कुछ एफर्ट्स किए गए थे टैग के द्वारा और कैच कोटा के द्वारा भी, साइंटिफिक अनसर्टेनिटी लेकर भी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कुछ हमारे इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉज भी हैं जो बात करते हैं कि हम लोगों को प्रीकॉशनरी अप्रोच को लेकर चलना पड़ेगा, यानी कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर वाली बात होती है ना, सावधान रहे, सतर्क रहे, पहले संभल कर चलना पड़ेगा। वी कैन हैव द रेगुलेशन ऑफ द फिशिंग मेथड्स। सो मियरली अगर हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं ना पर्स सीनर को फिश करने के लिए ऑन 2 days, यानी कि मंडे एंड थर्सडे को 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक, तो ये कोर्ट के ऑर्डर में था, तो उनका ये सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि आपको फिशिंग के मेथड को रेगुलेट करना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल कुछ लीगल एफर्ट्स भी हैं, ग्रेजुअली इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं, ये लार्ज स्केल के जो पेलेजिक नेट्स होते हैं ना, उनको बैन कर देते हैं, क्योंकि इसका बहुत ह्यूज साइज़ होता है। ये जो पर्स सेन नेट्स होते हैं ना, ये 200 मीटर तक के जाते हैं। 200 मीटर बहुत ज़्यादा होता है। 100 मीटर की स्प्रिंट होती है, अगर आप लोगों को पता होगा, तो 200 मीटर तक में बहुत सारी फिशेस आ जाती हैं। तो ये अलाउ करता है कि वो मैक्सिमम कैच कर सकें। एंड उसके लिए फिर क्या होता है, जो ट्रेडिशनल फिशरमैन होते हैं ना, उनके लिए फिर वो मछलियाँ पकड़ पाना, उनका जो कैच होता है ना, मछलियाँ जो होती हैं, यहाँ पर कैच मछलियों की बात की जा रही है, वो बहुत कम रह जाती हैं। तो उसको लेकर के बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, वो या तो प्रोहिबिट करते हैं इस तरह के लार्ज ड्रिफ्ट नेट्स को, या फिर वो कहते हैं इनका प्रोहिबिशन होना चाहिए, एटलीस्ट जो तारावा डिक्लेरेशन था उसके तहत, साउथ पैसिफिक फोरम का। तो 1989 के अंदर एक कन्वेंशन भी था फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ फिशिंग एंड द लॉन्ग ड्रिफ्ट नेट्स साउथ पैसिफिक के अंदर। देखो 1989 में भी इसके ऊपर बात की जा रही थी, तब भी लोग थे सतर्क इस बात को लेकर के। तो ये रेस्ट्रिक्ट करता है पोर्ट एक्सेस फॉर दिस ड्रिफ्ट नेट फिशिंग वेसल्स का। यूएन का जो जनरल असेंबली ने कुछ रेजोल्यूशंस निकाले थे 44/225 और 46/215, उन्हें सपोर्ट किया था, स्टैंड मजबूत, मतलब इसको पावर भी दी थी इस तरह की चीज़ों के ऊपर। देन कुछ कन्वेंशंस भी थे, यूएन के जनरल असेंबली के रेजोल्यूशंस भी थे, वो भी इस तरह की पार्टीज पर एप्लीकेबल हैं जो हाई सीज की होते हैं। इस वाले पार्ट में कुछ था नहीं इंपॉर्टेंट, बट ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था।
डिस्पाइट द बेस्ट कंजर्वेशन मेजर्स और रेगुलेशन के अलावा भी जो भी अथॉरिटीज़ ने डेवलप किया है, बहुत बड़ा चैलेंज बन गया कैसे हम लोग इन सीन्स के जो लिमिटलेस कैरेक्टर होता है ना, उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो थ्योरी है गैरेट हार्डन की, द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, विच सेज फ्रीडम इन ए कॉमन्स brings ruin to all, should convince all the fishermen, especially the purse seniors of Tamil Nadu, that they must cooperate in complying with the conservation measures। पता है मैं आप लोगों को इसमें क्या बताना चाह रहा था कि देखो ऊपर का टॉपिक में तो सिर्फ कहानी थी, हम लोगों ने लाइन टू लाइन पढ़ लिया। यूएन क्लोज के बारे में आप लोग अपना पढ़ लेते हो, है ना, उसकी दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है मतलब बाकी कहानी की, उसमें क्या याद रखना है। मुझे लगता है कि कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट डू रिमेंबर दिस वन। एक थ्योरी है गैरेट हार्डन की, ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, ठीक है, आम आदमी की बात कर रहा है। वो कहते हैं फ्रीडम इन ए कॉमन्स ब्रिंग्स रूइन टू ऑल। अगर ये जो कॉमन लोग होते हैं उसमें आप किसी एक रेंज तक आज़ादी प्रोवाइड कर देते हो ना उनको, लिबर्टी, उसके कारण सबकी तबाही हो सकती है। तो कह रहे हैं कि हम लोगों को सभी फिशरमैन को कन्विंस करना चाहिए, खास करके तमिलनाडु के अंदर जो इस तरह की बड़ी बड़ी मछली के जालों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो कोऑपरेट करें, सहयोग दें हमारे कंजर्वेशन मेजर्स में। अब आप क्या इस चीज़ को कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या, इस लाइन को, जो थ्योरी है ना द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स को, मतलब आप कॉमन लोगों को कुछ राइट दोगे, फ्रीडम दोगे, तो ये टॉपिक आप कहाँ बुद्धिमानी से इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैंने आपको दिखा दिया है, मैं कह रहा हूँ आप नोट डाउन कर लो, इस्तेमाल कहाँ करना होगा वो आप जानोगे। ठीक है जी, मेरा काम था आपको कन्वे कर पाना, वो मैंने कर दिया। एथिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हम लोग 2017 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का ए एंड 7 का बी पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले जो पेपर्स आप लोगों ने सॉल्व किए थे, मैं दोबारा से रिमाइंड कर रहा हूँ, उन सबको नोट डाउन करो, अपना अच्छे से सीक्वेंस में लिखो, याद करो उनको, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन अपनी साइड से पर्सनल करना चाहते हो वो करो, सिलेबस में से चेक करो ये कौन से चैप्टर से आ चुके हैं, एंड फिर एक 3 आवर्स का टाइमर लगा करके ना पूरा पेपर सॉल्व करो। ट्रस्ट मी, अगर आप 2013 से लेकर के 2022 तक के ये 10 साल के पेपर सॉल्व करके चले जाओगे ना, यू विल बी जस्ट बाय सॉल्विंग दिस पेपर ना, इनको याद करने से ही यू विल हैव ऑलमोस्ट 60 to 70% पेपर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड जस्ट बाय दिस 10 years पेपर। तो ये 140 के आसपास सवाल बनेंगे आपके, 130 से 140 के बीच में क्वेश्चंस बनते हैं टोटल इनके 10 सालों के। यू विल बी वे मोर प्रिपेयर्ड देन एनीवन एल्स। और आपको रिपीटिंग पैटर्न्स भी दिखेंगे, आज भी दिखाता हूँ आप लोगों को मैं रिपीटिंग पैटर्न्स किस तरीके के होते हैं। सो वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 7 का ये पार्ट है, द क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज इन मॉडर्न टाइम्स इज ट्रेस्ड टू अ नैरो परसेप्शन ऑफ द गुड लाइफ। इस बात को मैं डिस्कस करना है, 10 नंबर का है, यानी कि हमें 2 पेज मिलने वाले हैं। अब ये सिलेबस में जो हमारा ह्यूमन वैल्यूज़ वाला चैप्टर है ना, ये वहाँ से आता है। सिलेबस में जो आपको एथिक्स का पूरा सिलेबस गिवन है ना, उसमें ह्यूमन वैल्यूज़ गिवन है। ह्यूमन वैल्यूज़ में हमारे पास एक सब टॉपिक बनता है लैक ऑफ वैल्यूज़, और एक सिमिलर से क्वेश्चन हमारे 2014 में भी आए थे, 2016 में भी आए थे। 2016 में जो 7 सिंस ऑफ गांधी जी था ना, वो वाला क्वेश्चन आया था, वो भी सेम लैक ऑफ वैल्यूज से के सब टॉपिक से बिलोंग करता है। तो ये फ़ायदा होता है, अगर आप थोड़ा सा ट्रैक पे बने रहेंगे तो आपको आइडिया लगने लग जाएगा। आगे और भी जब हम लोग चलेंगे, अभी तो 2017 पे हैं, 18, 19, 20, 21, 22 भी 6 साल के पेपर और सॉल्व करने में, तो आपको और भी बहुत सारा रिपीटिशन दिखाई देगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू को डिफाइन करेंगे। जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं ना, और थोड़े कोशिश करना एग्जाम के अंदर कि जब भी आप इन क्वेश्चंस को पढ़ो ना, तो जहाँ पर ये क्वेश्चन वाले कीवर्ड्स होते हैं ना, क्वेश्चन की, जैसे एथिकल वैल्यूज एक कीवर्ड हो गया, ठीक है, गुड लाइफ एक कीवर्ड हो गया, जहाँ पर ये आपके आंसर में आए ना, उनको भी बॉक्स में डालना, अंडरलाइन करने की कोशिश करना। तो ये हमारा एक कीवर्ड ही था वैल्यूज। इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड वैलरे विच मीन्स टू बी ऑफ वर्थ। ठीक है, वैल्यूज आर स्टैंडर्ड्स एंड द बिलीव्स विच प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स। अब जो लोग यहाँ स्टार्टिंग से करे थे ना, आई थिंक 2013 में और 14 में हम लोगों ने वैल्यू के ऊपर क्वेश्चंस किए थे। वहाँ पर हम लोगों ने एक थिंकर की भी डेफिनेशन दी थी वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो एम से नाम कुछ था उनका, आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो थिंकर के नाम से, एज पर दैट थिंकर वैल्यूज आर दिस एंड दैट, उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा हो जाता है। फिर एक गुड लाइफ। अब गुड लाइफ हमारे क्वेश्चन में था ना, तो मैंने तो उसमें बॉक्स में नहीं डाला है, बस ये याद दिलाने के लिए आप लोगों को कि आप इसको बॉक्स में डालो, ये क्वेश्चन का कीवर्ड है। तो ऐसे क्या होता है ना कि एग्जामिनर भी जो क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से पढ़ता है, और उसका इंस्ट्रक्शन मिलती है कि स्टूडेंट ने जो आंसर लिखा हो ना, वो ट्रैक से दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। तो जब वो बार बार कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करेगा ना, उसको दिखाई देता रहेगा, अच्छा ठीक है, ये कंसिस्टेंट है, इस पर चीज़ें ट्रैक की जा रही है, रेगुलरिटी मेंटेन हो रही है, ये बहुत ज़रूरी होता है। So a good life in today's times is largely perceived in terms of materialistic wealth. This erodes ethical values, focuses on vested interests and lacks community good. अब यहाँ पर ethical values अगेन हमारे एग्जाम में था ना,
सॉरी क्वेश्चन पे था, इसको अगेन से तो डबल अंडरलाइन कर दो या बॉक्स में डाल दो, कुछ भी करो, बेसिकली उसको थोड़ा सा एम्फोसाइज करना है, वो दिखना चाहिए एग्जाम में कि अच्छा ठीक है हाँ यही तो था ना। कैसे? द एंड्स आर गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन द मीन्स। एंड्स और मीन्स का तो आपको पता ही होगा ना, मीन्स का मतलब साधन और एंड्स का मतलब जो हमारा गोल होता है, इवन कि मीन्स का मतलब प्रोसेस जो प्रोसीजर होता है, और एंड्स का मतलब जो रिजल्ट होता है। लाइक आप एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका ही मीन्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर मीन्स, एंड्स क्या होगा आपका जो रिजल्ट आएगा उसका। फिर एक कोट थी बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। आज मैंने इसके अंदर ना कुछ चीज़ें ऊपर नीचे की हैं जानबूझ करके आपको याद दिलाने के लिए बार बार, जब आप अपने आंसर राइटिंग कर रहे हो। लाइक बेंजामिन फ्रैंकलिन है, एक बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी है, तो इनको बॉक्स में डाल दो। So great part of the miseries of mankind in brought upon them by false estimates they have made of the value of things describes the issue well। अब देखो ये वाला जो कोट है ये आप कितने डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज़ कर पाओगे, तो इसको एक अपना अलग से शीट पे लिख लो, ऐसे कलेक्शन कर लो जो भी हम लोगों ने अभी तक किए थे, आगे भी करते रहेंगे, ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये वाला कलेक्शन भी तो किया था ना मैंने। देन society represents material prosperity because of the visible glamour attached with little regard to the values of simplicity, honesty, hard work, character building, etc. The forces of materialistic skepticism, they have turned their dissecting blades on a traditional concept of what are considered human qualities. एग्जाम्पल देना जरूरी है, एक ना एक एग्जाम्पल तो पूरा आंसर में कहीं ना कहीं होना ही चाहिए। चीटिंग इन द एग्जाम टू हैव अ गुड लाइफ in future focuses on having bills by private hospitals rather than services of mankind। अगेन एग्जाम्पल में भी अगर हमारा कीवर्ड आया था तो उसको बॉक्स में डाल देंगे। Hence the narrow perception भी था वैसे क्वेश्चन के अंदर of good life, ठीक है, goes against the character building of individual and society। There is a need to bring change from within ourselves। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया। बाकी बस छोटी ये जो चीज़ें होती है ना, अच्छा इसको बॉक्स में डालना है, ठीक है, इनको थोड़ा सा हाईलाइट करना है, ये तो पहले रिपीट हुआ है, और थोड़े से नंबरिंग को अच्छे से क्लियरली लिखना ताकि एग्जामिनर को दिखाई दे। एग्जाम्पल तो उसको दिखना चाहिए, अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, पूछा नहीं था उसने, उससे डिस्कस करने की बात की थी, तो ये यहाँ सब हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने उसको जस्टिफाई कर दिया, इलस्ट्रेट कर दिया, एंड हमने उसको कंक्लूजन भी दे दिया। तो बस ये छोटे पॉइंट्स बनकर ही आपका आंसर बहुत अच्छा बन जाता है। देन मूविंग अहेड, हमारा 7th क्वेश्चन का बी पार्ट है। बी पार्ट में कहना चाह रहा है इंक्रीज नेशनल वेल्थ डिड नॉट रिजल्ट इन द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। इट हैज़ क्रिएटेड ओनली सम एनक्लेव्स ऑफ मॉडर्निटी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर अ स्मॉल माइनॉरिटी एट द कॉस्ट ऑफ मेजॉरिटी। इस बात को भी जस्टिफाई करना है। ओके, दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। उसने कहा इंक्रीज नेशनल वेल्थ के कारण इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। हमारे यहाँ पर मेजर कीवर्ड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इवन आप ये भी कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा भी नहीं ना, तो अपने पूरे क्वेश्चन के अंदर ना एक मेजर कीवर्ड निकाल लो, शॉर्ट में ऐसे लिख लो MKW क्या है मेरा यहाँ पर, या फिर मेजर कीवर्ड के MK शॉर्ट बना लो कि मेरे क्वेश्चन का MK क्या है, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मेरे क्वेश्चन का MK होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर मेरा 2 पेज का आंसर है ना, तो मैं एटलीस्ट 2 बार तो इसको इस्तेमाल करूँ, एक बार इस पेज में कहीं पर कर लूँ, एक बार मैं इस पेज में कहीं पर कर लूँगा, तो मेरी कनेक्टिविटी बन जाए। ये चीज़ें साइकोलॉजिकली काम करती हैं। इसके कारण कुछ एनक्लेव्स हो गए मॉडर्निटी के और प्रोस्पेरिटी के फॉर द स्मॉल माइनॉरिटी। वो कहना ही चाह रहा है कि कुछ 1% लोग हैं उनके पास मेजॉरिटी ऑफ वेल्थ है, ठीक है, और मेजॉरिटी के पास वो पैसा नहीं है। तो बहुत कम लोग हैं जो ज़्यादा अमीर हो गए हैं, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो अमीर नहीं हो पाए। तो इसलिए वो चाहते तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन थे कि जब पूरी कंट्री की वेल्थ इंक्रीज़ हो तो सबके अंदर वो बंटना चाहिए, उसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए, बट हो नहीं पाया। सिलेबस में ये टॉपिक आपका आता है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस से, उसका सब टॉपिक बनता है इकोनॉमिक क्राइसिस, वहाँ से आता है। एट टाइम्स वेयर इंडिविजुअलिज्म एंड मटेरियलिस्टिक स्केप्टिसिज्म इज ऑन द राइज, इंक्लूसिव ग्रोथ हैज़ रिमेन्ड अ पाइप ड्रीम। अब एडम स्मिथ का नाम इकोनॉमी के अंदर बहुत पॉपुलर है। एडम स्मिथ्स इनविजिबल हैंड इज नॉट ओनली इनविजिबल बट ऑल्सो नॉन एग्जिस्टेंट, एंड दस while wealth has accumulated and increased, trickle down effect and the consequent equitable distribution has not seen light of the day। कीवर्ड हम लोगों ने मेंशन किया, एक थिंकर के बारे, मतलब एक जो पर्सन जो बिलोंग करते हैं उस फील्ड से, तो उनके बारे में भी मेंशन करना ज़रूरी। अब आपको ही पता कैसे चलेगा कि यार एडम स्मिथ ने इकोनॉमी के बारे में ऐसा कुछ बोला था? ये आपके सिलेबस में होता है, आप जो भी एथिक्स वगैरह की बुक्स पढ़ते हो ना, सब में गिवन होता है ये। दिस हैज़ इंक्रीज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल डिस्पैरिटीज़। अब जस्ट इन केस अगर आपकी बुक में चीज़ें नहीं गिवन होगी ना, तो यहाँ से नोट डाउन कर लो कि ठीक है यार 2017 में इकोनॉमिक एथिक्स पर एक क्वेश्चन आया था, मे बी अभी उसके बाद दोबारा आएगा, शायद 2022 तक हम लोग और देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन और टकरा जाएंगे,
ठीक है, नहीं भी आया तो मान लो आप 2023 में पेपर दे रहे हो, 24 में दे रहे हो, तब कोई आ गया तो वहाँ से ध्यान रखो कि अच्छा यार ये यहाँ से मैं कोट कर सकता हूँ अगर एथिक्स का कोई क्वेश्चन बनता है इकोनॉमिक्स पर। तो इसके कारण हमारी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल डिस्पैरिटीज़ आ गई। डिस्पैरिटी मतलब इनइक्वालिटीज़ होता है, जिसके कारण ग्रोथ आइलैंड्स हैं एंड एनक्लेव्स बन के मॉडर्निटी के। ओनली स्मॉल मिनिस्किल माइनॉरिटीज प्रॉस्पेरस वाइल 20 करोड़ स्लीप हंग्री एवरी नाइट इन इंडिया। तो उसने पूछा था फिर जस्टिफाई करने का, तो अदर जस्टिफिकेशंस क्या हो सकती हैं? इनकम इनइक्वालिटी इज ऑन द राइज एज पर द गिनी कोफिशिएंट। अब गिनी कोफिशिएंट क्या होता है? आपका GS3 के अंदर इकॉनमी आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो इकॉनमी तो हम लोग यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सेकंड, फार्मर्स आर मोर मार्जिनलाइज्ड देन दे वर एट द इंडिपेंडेंस while big land estates they are available for multiplexes. 70% of the population still resides in the lesser developed rural areas. Basic amenities like food, clothing, shelter, education and health, they are not accessible to many. National wealth increased leads to wealth not distributed. Ab we have this enclaves of prosperity which are created and majority still under poverty and lacks benefits of growth, which leads to there is no holistic development that is happening. So there is a need to bringing this sound economic ethics and communitarianism. As per Bible, a society is good only if no one falls through the cracks. We need to practice सर्वोदय and the last man in last row maxim as prescribed by गांधी जी। अब देखो यहाँ पर थोड़ा स्पेस का इशू हो गया था ना, और जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि अच्छा इतने में ही क्वेश्चन लिखे जा सकते हैं, यहाँ पर चीज़ें थोड़ी कम की जा सकती थी फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। दिस यू विल लर्न व्हाइल यू कीप राइटिंग आंसर्स ना, कि यार इस तरह के क्वेश्चन में मेरे को इतने पॉइंट्स याद है लेकिन मेरे को 2 पेज में कितना तभी मैं कह रहा था कि A4 की ना ब्लैंक शीट के ऊपर प्रैक्टिस मत करना, हमेशा मार्जिन वाली चीज़ों पर प्रैक्टिस करना, मार्जिन वाली शीट्स पर ही। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती, कभी सोचो कि 100-200 रुपये बचाने लगूँ, बिल्कुल मत बचाना यहाँ पे पैसे, क्योंकि ये चीज़ ना गेम चेंजर साबित हो जाती है। और इन मार्जिन्स के उधर कभी मत लिखना, आपकी वहाँ शीट में भी लिखा होगा नोट, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर ना अपने मार्क्स वगैरह देते हैं, रिमार्क्स लिखते हैं, तो उसमें फिर ना ऑब्जेक्शन हो सकता है कुछ ना कुछ, इसलिए वो लोग मना करते हैं इधर लिखने को। इन इंस्ट्रक्शन को सीरियसली लेना, ठीक है। यहाँ पर भी जब मैंने देखा कि स्पेस नहीं बच रहा था, मैंने थोड़ा सा यहाँ लिख दिया छोटा छोटा करके, बट यहाँ क्रॉस नहीं करना है उसको। ये ऐसे लाइन वाइन हल्के हल्के चले जाए तो वो एग्जामिनर भी समझता है, इस पर ध्यान देगा नहीं वो, बट पूरा का पूरा वर्ड यहाँ लिख रहे हो ये सब नहीं चलेगा। तो ये था हमारा 7B। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 and 8B भी कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग दिस इनिशिएटिव। PDF अगर आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाती, एथिक्स का PDF मैं शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर करने लग गया ना तो बस आप लोग PDF सेव करते रह जाओगे और कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप देख देख के लिखोगे, कुछ ना कुछ पॉइंट्स सुन के लिखते रहोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।